डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी, जिसे हम LMNT के नाम से भी जानते हैं और शॉर्ट में इसको न्यूरोथेरेपी कहते हैं। तो न्यूरोथेरेपी के जनक डॉक्टर लाजपत राय मेहरा, जिन्हें हम प्यार से गुरुजी कहते हैं, उनको हम मन ही मन नमन करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। उसके पहले हम पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर हम आज की क्लास में आगे कंटिन्यू। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था, फीवर को पायरेक्सिया बोला जाता है, और फीवर जो है यह किसी भी इलनेस के कारण या किसी बाहरी या अंदरूनी इन्फेक्शन या इंजरी या इन्फ्लामेशन, ऐसे किसी कारण से हमारी बॉडी जब टेम्परेचर बढ़ाती है, नॉर्मल टेम्परेचर से अधिक होता है, तो उस कंडीशन को फीवर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जिसे हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं, और फॉरेन हाइट में देखा जाए तो 98.4 या 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। फीवर कब बोलते हैं? जब बुखार जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर इससे अधिक होगा 98.4 से 99 तक भी नॉर्मल के तौर पर देखा जाता है, उतना ध्यान देने वाली बात नहीं होती। लेकिन जैसे ही 99 क्रॉस होता है 100, 100.4 या 38 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसे फीवर की कैटेगरी में देखा जाए। तो पायरेक्सिया मतलब हो गया फीवर, और हाइपर पायरेक्सिया मतलब फीवर की ऐसी कंडीशन जो कि एक इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है, जिसमें बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो। फॉरेनहाइट में देखें तो 104 डिग्री सेंटीग्रेड। इस लेवल पर जब बॉडी का टेम्परेचर जाता है तो ब्रेन का फंक्शन डिस्टर्ब होने लगता है, और ब्रेन डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर ये कम उम्र में हुआ है तो बच्चों में डेवलपमेंटल इशू हो सकते हैं, और अक्सर 104 या 105 तक फीवर ये छोटे बच्चों में अक्सर देखा जाता है। बड़े पेशेंट में लगभग 102 या 103 तक बुखार देखने को मिलता है। फिर हमने क्लासिफिकेशन किया था फीवर का, तो उसमें हमने लो ग्रेड फीवर, मॉडरेट फीवर, हाई ग्रेड फीवर और हाइपर पायरेक्सिया। तो लो ग्रेड फीवर में हमने देखा था 100.4 डिग्री फॉरेनहाइट से 102.2 डिग्री फॉरेनहाइट, यानी 102.2 डिग्री फॉरेनहाइट, इसको माइल्ड बोला जाता है, जो कि अक्सर वायरल के कारण होता है। फिर मॉडरेट फीवर होता है जो 102 से 104 डिग्री फॉरेनहाइट का होता है, जो बैक्टीरियल या वायरल दोनों कॉज हो सकता है। तो लो ग्रेड, फिर मॉडरेट फीवर, उसके बाद हमने देखा हाई ग्रेड फीवर, जिसको हम 104 डिग्री फॉरेनहाइट पर मानते हैं, और ये किसी सीरियस इंफेक्शन की तरफ इंडिकेशन करता है। फिर हमने देखा हाइपर पायरेक्सिया, जो कि 106 डिग्री फॉरेनहाइट या 104 के ऊपर जो भी है वो हाइपर पायरेक्सिया में आएगा, और इसमें ब्रेन डैमेज का रिस्क रहता है, और ये इमरजेंसी कंडीशन होती है। फीवर के टाइप्स हमने देखे थे, क्या क्या टाइप्स है, तो उसमें कंटिन्यूअस, रेमिटेंट, इंटरमिटेंट, रिलैप्सिंग, पेल, एवेस्टियन और हेक्टिक फीवर। तो कंटिन्यूअस फीवर ऐसा होता है जो कॉन्स्टेंटली हाई बना रहता है, और मोस्टली 24 घंटे में 1 डिग्री के करीब कम होता है, और अक्सर ऐसा देखा जाता है टाइफाइड के केस में। फिर होता है रेमिटेंट फीवर, जो कि फ्लक्चुएट होता है, 1 डिग्री ऊपर की तरफ बढ़ता है, ज्यादा 1 डिग्री ज्यादा, बट ये नॉर्मल नहीं होता है। तो ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, यानी कि हार्ट की जो अंदरूनी दीवार है, अगर उसमें किसी कारण से इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस तरह की कंडीशन, इस तरह का फीवर उन लोगों में देखने को मिलेगा। 1 डिग्री ज्यादा बुखार बना रहेगा, और ये कम नहीं हो, ये फ्लक्चुएट होता रहेगा 1 डिग्री। फिर इंटरमिटेंट, तो फीवर स्पाइक होगा, नॉर्मल इन बिटवीन, तो कभी कभी नॉर्मल हो जाएगा, फिर अचानक से फीवर आएगा। ये अक्सर मलेरिया के केस में देखने को मिलता है। फिर रिलैप्सिंग होता है, इसमें फीवर जो है कुछ दिनों के बाद लौट कर आता है, तो ये बोरेलिया इन्फेक्शन, एक खास तरह का इन्फेक्शन होता है, उसमें देखने को मिलता है। फिर पेल एवेस्टियन करके जो है एक टाइप है फीवर का, जो कि
फीवर एवरी फ्यू डेज के बाद, यानी एक साइकिल, मतलब 3 दिन या 1 हफ्ते का साइकिल या 2 दिन के साइकिल पे वो आएगा। तो ये हॉजकिन लिम्फोमा, अक्सर ये हॉजकिन लिम्फोमा एक तरह का कैंसर है जो कि लिम्फ में कैंसर हो जाता है, लिम्फ नोड का, तो उसमें ये देखने को मिलता है। फिर हेक्टिक फीवर, वाइड स्विंग एसोसिएटेड विद चिल्स एंड स्वेट, तो इसमें भी जो है बुखार उतरेगा नहीं और ठंडी और साथ में पसीना बहुत आएगा, ये अक्सर देखने को मिलता है फीवर। फिर हमने कॉज देखे थे लास्ट क्लास में, इन्फेक्शियस कॉज थे। इन्फेक्शियस में जो है वायरल, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। वायरल में फ्लू, कोविड-19 इस तरीके के हमने देखे। फिर बैक्टीरियल में है टाइफाइड है, निमोनिया है, टीबी है, यूटीआई। और फंगल इन्फेक्शन या पैरासाइटिक इन्फेक्शन में देखा था मलेरिया, लीशमानियासिस एंड हिस्टोप्लाज्मोसिस। फिर नॉन इन्फेक्शियस कॉज भी है जिनकी वजह से फीवर आता है। तो कुछ ऑटो इम्यून डिजीज है जैसे एसएलई और रिमेटॉइड आर्थराइटिस, कैंसर, लिम्फोमा या लिकेमिया। हीट स्ट्रोक, लू वगैरह लग जाती है तो उसमें भी आता है। किसी ड्रग का रिएक्शन हो जाए, जो दवाइयाँ होती हैं एंटीबायोटिक या वैक्सीन, उनकी वजह से भी आता है। और इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इसमें एक डिजीज है सार्कोइडोसिस। फिर हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखी थी कि बॉडी में किस तरीके से फीवर का रिस्पॉन्स होता है या फीवर किस तरीके से बॉडी में पैदा होता है, तो उसकी हमने स्टेप्स देखी थी। तो पहले तो ट्रिगर होगा किसी चीज से, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, ट्रॉमा या बाहरी किसी ड्रग रिएक्शन या कोई भी कारण हो सकता है। ठीक, तो पहले ये ट्रिगर होगा, इंटरनल इन्फेक्शन या आउटर इन्फेक्शन, कुछ भी हो सकता है। ट्रिगर होने के बाद साइटोकाइन रिलीज होंगे, इंटरल्यूकिन नंबर 1, इंटरल्यूकिन नंबर 6 और टीएनएफ अल्फा। ये लास्ट टाइम मैंने बताया था, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ये एक तरह का साइटोकाइन है जो कि एक तरह का प्रोटीन है, और ये एक जो है मैसेंजर के तौर पे काम करता है। और इम्यून सिस्टम में ये मोस्टली जब इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ता है तो उस समय ये इन्वॉल्व होता है। फिर ये जो IL-1 यानी इंटरल्यूकिन नंबर 1 और IL-6, ये क्या करते हैं, ये बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को इंक्रीज कर देते हैं। फिर हाइपोथैलेमस रीसेट होती है। हाइपोथैलेमस में एक जो है थर्मोस्टेट सेंटर होता है जो ये कंट्रोल करता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना और कब बढ़ाना है या कम करना है। तो इसका काम जो है प्रोस्टाग्लैंडिन E2, PGE2 बोला जाता है, जो कि उसका रेज पॉइंट जो है सेट कर देता है। जैसे बुखार में जरूरत है, हमने देखा था कि हाई टेम्परेचर पर जो है वायरस बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह सकते। हमारी बॉडी उस टेम्परेचर तक बॉडी का टेम्परेचर पॉइंट सेट कर देती है जहां पर जाके वायरस बैक्टीरिया बॉडी में पूरी तरह से एक्टिवली वर्क ना कर। ठीक, फिर बॉडी इसके लिए क्या करती है, बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है, तो बॉडी शिवर करेगी, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब आप शिवर करेंगे तो कंबल ओढ़ेंगे, ठंड लगेगी, तो शरीर की जो गर्मी है बाहर जाना रुक जाएगी और आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। इसी तरह से जब बुखार उतरेगा तो बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और हम जो है कंबल वगैरह निकाल देंगे और बॉडी फिर धीरे धीरे अपने नॉर्मल पॉइंट पर फिर से जो है रीसेट हो जाएगी। तो ये एक पैथोफिजियोलॉजी होती है फीवर की। फिर हमने सिम्टम्स देखे थे, जैसे बॉडी का तापमान बढ़ा रहेगा, ठंडी लगेगी, शरीर में कपकपी होगी, स्वेटिंग होगा, हेडेक होगा, मसल में पेन होगा, भूख कम हो जाएगी, डिहाइड्रेशन एंड वीकनेस एंड फटीग। बच्चों में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बच्चे बड़े इरिटेट हो जाते हैं, पुअर फीडिंग, कम खाते हैं, लिथार्जी और सीजर्स, फेब्राइल सीजर्स आते हैं बच्चों में, जो कि बुखार जब 102 डिग्री के ऊपर चला जाता है तो बच्चों में फेब्राइल सीजर आने का खतरा बना है। डायग्नोसिस के लिए हमने इन्वेस्टिगेशन के तौर पर CBC रिपोर्ट, इसमें WBC या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी। फिर CRP, ESR, ये इन्फ्लामेशन देखने के लिए कि बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कैसा है। फिर ब्लड कल्चर, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर UTI हुआ है तो यूरिन टेस्ट, निमोनिया हुआ तो चेस्ट एक्सरे, एंड मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड है तो इनके अलग से किट आती है, तो किट में आप जो चेक कर लिए। दवाइयाँ जो है मोस्टली एंटीबायोटिक दी जाती हैं,
हाइड्रेशन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के तौर पर आदमी को अच्छा रेस्ट करना चाहिए, और अगर हाई फीवर है तो स्पॉन्जिंग कर सकते। वायरल फीवर है तो एंटीवायरल ड्रग्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक, और अगर मलेरिया हुआ है तो एंटी मलेरियल ड्रग्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं। यहाँ ड्रग्स मतलब दवाई से नहीं है। और अगर बॉडी में कोई ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से है तो स्टेरॉइड दिया जाए। तो ये हमने कुछ चीजें देखी थी लास्ट क्लास में। सभी को रिवीजन याद हुआ? फिर हम जो है आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, इसी टॉपिक पे आगे चलते हैं। कुछ शब्द नए हो सकते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जो हमें सीखना भी है, जरूरी भी है। तो मैं कोशिश करूंगा हम जितनी आसान से आसान भाषा में चीजों को समझ सकें उतना अच्छा। तो फीवर 2 क्लास 65। तो हमने देखा फीवर क्या होता है वो हम देख चुके हैं। तो इसमें पायरेक्सिया बोला जाता है फीवर को, और जिनकी वजह से फीवर आता है उनको पायरोजेंस बोला जाता है। ठीक, जो कि ऐसे सब्सटेंस जिनसे कि फीवर प्रोड्यूस मतलब फीवर आता है, और जिसकी वजह से हमारे बॉडी का थर्मोस्टेट जो सिस्टम है वह रीसेट हो जाता है। ठीक, तो फीवर के लिए शब्द यूज होता है पायरेक्सिया, और जिसकी वजह से जो फिजियोलॉजिकल कॉजेज हैं उनको बोला जाता है पायरोजेंस। तो पायरोजेंस क्या कहलाएंगे फिजियोलॉजिकल कॉज के तौर पर अगर देखें तो क्या होंगे पायरोजेंस? मुझे चैट में लिख के बताइए। हम पायरोजेंस को क्या बोलेंगे? ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के अंदर आएंगे। जिनकी वजह से फीवर आता है। वेरी गुड, वायरस, बैक्टीरिया, या कोई केमिकल, टॉक्सिसिटी, इस तरीके की चीजें पायरोजेंस कहलाएंगी। ठीक, तो टाइप्स ऑफ पायरोजेंस क्या क्या टाइप्स? तो एक होते हैं एक्सोजीनस, एक होते हैं एंडोजीनस। एक्सोजीनस में देखा जाता है बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं, और इनकी एक्शन क्या होती है? स्टिमुलेट होस्ट टू प्रोड्यूस साइटोकाइन। साइटोकाइंस में हमने अभी देखा था इंटरल्यूकिन नंबर 1, इंटरल्यूकिन नंबर 2 एंड TMF अल्फा। फिर एंडोजीनस, ये दो तरह के पायरोजेंस रहेंगे, इन्हीं के अंदर ही सारी चीजें आ जाती हैं। तो एंडोजीनस के तौर पर जो है एग्जाम्पल रहेगा इसका इंटरल्यूकिन नंबर 1, नंबर 6 और TNF अल्फा। ये क्या करेंगे? एक्शन इनका क्या रहेगा? एक्ट ऑन हाइपोथैलेमस टू इंक्रीज सेट पॉइंट वाया प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन के द्वारा हाइपोथैलेमस का के माध्यम से जो टेम्परेचर का नया पॉइंट सेट करना, ये इनकी वजह से होता है। एक्सोजीनस पायरोजेंस, अब ये क्या होते हैं? ये एक तरह के ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी वजह से जो बाहर से बॉडी में प्रवेश करते हैं और फीवर को लाने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो इनका कॉमन एग्जाम्पल क्या होता है? बैक्टीरियल टॉक्सिन्स लाइक लिपोपॉलीसैकेराइड LPS फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोबियल प्रोडक्ट फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। तो इनके द्वारा कुछ ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज किए जाते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोजीनस पायरोजेंस लिपोपॉलीसैकेराइड।
तो a major component of the outer membrane of gram-negative bacteria, it's a potent inducer of fever and is a classic and example of an exogenous pathogens. फिर बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं, कुल मिला के जो इनके द्वारा जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो इसमें जो बैक्टीरिया देखे जाते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में, तो इसमें स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस कैन आल्सो एक्ट एज एक्सोजीनस वायरस. फिर वायरल कंपोनेंट के तौर पर देखा जाए तो वायरस कैन आल्सो ट्रिगर फीवर एज पार्ट ऑफ द बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन. फंगल प्रोडक्ट्स, तो इसमें फंगस वगैरह जो है देखने को मिलती है जिनकी वजह से, तो ये टाइप्स हैं एक्सोजीनस और एंडोजीनस, वही हम थोड़ा सा इसमें डिटेल में देखें. इसमें एक शब्द आया है ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी. So exogenous pathogens are recognized by the immune system, especially by immune cells like macrophages, which then release endogenous pathogens like cytokines. These endogenous pathogens then act on the hypothalamus, the brain region that regulate body temperature to raise the body temperature set. तो एक्सोजीनस पैरोजेंस जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा इनको पहचाना जाता है, और हमारे सेल्स का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें माइक्रोफेजेस है, उनके द्वारा इनको पहचान लिया जाता है और उसके हिसाब से फिर प्रतिक्रिया की जाती है. तो इनसे फिर क्या है, इन पायरोजेंस के कारण साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, और साइटोकाइंस जो है प्रोस्टाग्लैंडिन के माध्यम से हाइपोथैलेमस का जो टेम्परेचर मैनेज करने वाला जो सेंटर है उससे नया टेम्परेचर पॉइंट को सेट कर दिया. इसी तरह से एंडोजीनस पायरोजेंस ये क्या होते हैं, आर सब्सटेंस प्रोड्यूस विद इन द बॉडी दैट इंड्यूस फीवर. तो ये हमारी बॉडी के अंदर से कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं जिनकी वजह से बॉडी में फीवर. सो दे आर टाइप ऑफ, ये भी एक तरह के साइटोकाइंस होते हैं विच आर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द immune system and are released by immune cells like monocyte and lymphocyte in response to various stimuli. जो कि किस कारण से स्टिमुलेशन मिलता है इनको, किसी इन्फेक्शन से या फिर टिश्यू डैमेज हो गया उसकी वजह से इनको स्टिमुलेशन मिल जाता है और साइटोकाइंस बॉडी रिलीज करना शुरू कर देती है. और फिर जो है एक हो गया बाहरी तरीका में जो भी वायरस बैक्टीरिया फंगस वो होगा जिनकी वजह से साइटोकाइन रिलीज होंगे. एक अंदरूनी तरीका हो गया कि अंदर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है या अंदर का कोई टिश्यू डैमेज हो रहा है किसी कारण से, तो भी जो है साइटोकाइंस रिलीज होते हैं किसके द्वारा, आपके ये मोनोसाइट लिम्फोसाइट, इनको जो है एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से फिर जो है आगे साइटोकाइन रिलीज होंगे, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन को स्टिमुलेशन मिलेगा और फिर वो जो है फीवर की कंडीशन डेवलप होगी. सो एंडोजीनस पायरोजेंस आर प्रोटीन, ये क्या है, एक तरह के प्रोटीन है जो कि साइटोकाइंस हैं, दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी एंड कैन कॉज फीवर, और ये हमारे शरीर के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं जिनकी वजह से फीवर. हाउ दे वर्क, जैसा कि मैंने बताया, ये हाइपोथैलेमस को ट्रिगर कर देते हैं जिससे कि स्पेशली द थर्मोरेगुलेटरी सेंटर जो है हाइपोथैलेमस में, उसका नया सेट पॉइंट डिसाइड कर देते हैं जिससे कि फीवर डेवलप हो जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे हमने अभी देखा इंटरल्यूकिन नंबर 1, 2 और TNF अल्फा एंड इंटरफेरॉन. तो आपने ये शब्द सुना होगा इंटरफेरॉन, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारी में ये शब्द आपको शायद बीटा इंटरफेरॉन रघुजी ने ट्रीटमेंट दी. तो ये क्या है, एक तरह का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं इंटरफेरॉन. ये चीज, इनका प्रोडक्शन कहाँ पर होते हैं, ये कहाँ बनते हैं, तो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस सेल्स. तो मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, उनके द्वारा ये बनाया जाता है. और किनके रिस्पॉन्स में, किनकी प्रतिक्रिया में, इन्फेक्शन या टिश्यू डैमेज या फिर
किसी तरह का ट्यूमर वगैरह है, तो उस जब ये बॉडी में कंडीशन होगी, इन्फेक्शन होगा या टिश्यू डैमेज हो रहा है किसी कारण से, या बॉडी में कहीं पर ट्यूमर है, तो हमारी जो इम्यून सेल्स हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये जो है पायरोजेंस को, एंडोजीनस पायरोजेंस को रिलीज करना शुरू करेंगे, जिससे फीवर की कंडीशन। ठीक, अदर इफेक्ट क्या होगा इसका? तो बिसाइड फीवर, फीवर के साथ में दे आल्सो ट्रिगर अदर होस्ट रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। तो बुखार के साथ साथ कुछ और रिस्पॉन्सेज भी होते हैं, सच एज इंक्रीजिंग न्यूट्रोफिल लेवल। तो जब ये पायरोजेंस बढ़ेंगे एंडोजीनस, तो जिसमें साइटोकाइंस वगैरह हैं, इंटरल्यूकिन नंबर 1 है, 2 है, TNF अल्फा है और इंटरफेरॉन। तो जब ये बढ़ेंगे तो बुखार तो होगा ही होगा, साथ में आपके न्यूट्रोफिल का लेवल भी बढ़ जाएगा इन द ब्लड, एंड डिक्रीजिंग आपका आयरन एंड जिंक का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। अक्सर आप देखेंगे बुखार के ट्रीटमेंट में जिंको मल्टीविटामिन के तौर पे दी जाती है, तो ये जो है उसकी पूर्ति के लिए किया जाता है। तो जब इंटरनल रिस्पॉन्स होगा बॉडी का, किसी तरह से साइटोकाइंस रिलीज होगा, जो कि टिश्यू डैमेज होने से हो सकता है, इन्फेक्शन से हो सकता है, या किसी कैंसर के कारण हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट में बुखार के साथ साथ ये भी सिम्टम्स रहेगा कि उनका आयरन भी कम हो जाएगा और जिंक के लेवल भी डाउन। Relationship to other mediators. So endogenous pyrogens can induce the release of other pyrogenic mediator and can also stimulate their own production, creating a complex interplay. Connection to nervous system. So there are a strong link between the immune and nervous system, with the hypothalamus being a key target for immune signals that can trigger fever and other responses related to infection. क्योंकि ब्लड जो है हमारे ब्रेन में भी जाता है, तो नर्वस सिस्टम के माध्यम से बॉडी को चीजें पता दे रहती हैं। सो अभी हमने ऊपर जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव की बात की थी, उस पर हम आएंगे। सो एक्सोजीनस पायरोजेंस एंड एंडोजीनस पायरोजेंस सभी को समझ में आया, या कुछ अभी डाउट है इसमें? तो अगर सभी को समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए या सेम पेज लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को समझते हैं, उसके पहले मैं आपको एक वीडियो शो करता हूँ, इससे थोड़ा सा समझ में आपको आएगा, तो चीज़ों को आसान हो जाएगा एक्सप्लेन करने। ये वीडियो हम देखेंगे, 2 मिनट का है, 2-3 मिनट का, वो देख लीजिए तो फिर आगे इसको समझना आसान है।
तो जैसा कि सभी ने वीडियो में देखा, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। ज्यादातर इन्फेक्शन इन दो कैटेगरी में आ जाती है, और इनके हिसाब से डिसाइड होता है कि इनको जो है कौन सी एंटीबायोटिक इनको काम करेगी या नहीं करेगी। उसी हिसाब से फिर ट्रीटमेंट भी होता है। तो उनकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। तो जब फिजिकली तौर पे देखा जाता है, जब टेस्ट किया जाता है, तो ग्राम पॉजिटिव जो है पर्पल कलर में होता है, और ग्राम नेगेटिव जो है वो पिंक कलर में या रेड रेड कलर में देखने को मिलते हैं। यही चीज हम आगे देखेंगे। सो ग्राम पॉजिटिव वर्सेस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो सेल वॉल जो है इसमें एक पेप्टिडोग्लाइकन मतलब होता है पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन, एंड ग्लाइकल मतलब जो है आपका ग्लूकोज जो रहता है पॉलीसेकेराइड। तो उन दोनों से मिलकर इनकी जो है सेल वॉल बनती है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जैसा कि हमने देखा, यहाँ 20 to 80 नैनोमीटर की होती है, और यहाँ पर 2 to 7 नैनोमीटर की। फिर आउटर मेम्ब्रेन इसमें नहीं होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मौजूद रहती है। किसकी रहती है? लाइपो पॉलीसेकेराइड, यानी कि आपका सेकेराइड ग्रुप और यहाँ पर लिपिड मिलके बनते हैं। ठीक है। फिर है टीकोइक एसिड, तो इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं होता है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो उसके अंदर का एरिया है, यूजुअली एब्सेंट और मिनिमल, और इनमें प्रेजेंट बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो है स्पेस होता है। लिपिड कंटेंट इसमें लो रहता है, इसमें हाई रहता है। इसमें हाई क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मौजूद है आउटर मेम्ब्रेन में लिपोपॉलीसेकेराइड। ठीक। लिपिड कंटेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ज्यादा होता है ड्यू टू आउटर मेम्ब्रेन। फिर स्टेन कलर कौन सा है? पर्पल और ब्लू, दैट इज क्रिस्टल वायलेट, और इसमें पिंक और रेड सेफ्रन इन काउंटर स्टेन। ठीक। एंडोटॉक्सिन, नो एंडोटॉक्सिन, इसमें टॉक्सिन्स होते हैं एंडोटॉक्सिन, जो हमने अभी ऊपर बात की थी ना, एलपीएस करके जो है। यहाँ पर देखिए, मैंने अभी ऊपर इसकी बात की थी। हाँ, ये देखिए यहाँ पर जो है लिपोपॉलीसेकेराइड करके जो एलपीएस है, ये एक तरह का एंडोटॉक्सिन है, जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? बैक्टीरियल टाइप टॉक्सिन्स लाइक लिपोपॉलीसेकेराइड, जिसको एलपीएस बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? फीवर आता है। ठीक। एक्सोटॉक्सिन्स इसमें कॉमन है, इसमें भी, दोनों में कॉमन है। रेजिस्टेंस टू फिजिकल डिसरप्शन हायर होता है, और नेगेटिव जो बैक्टीरिया उनमें लोअर होता है। फिर पेनिसिलिन करके एक एंटीबायोटिक होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ये मोर ससेप्टेबल होते हैं पेनिसिलिन टारगेट पेप्टिडोग्लाइकन। ग्राम नेगेटिव मोर ससेप्टिबल, ये भी रहेंगे दोनों। फ्लेजिला, इनमें फ्लेजिला एक जो पूंछ की तरह रहती है वही। तो 2 रिंग्स इन बेसल बॉडी, इसमें 4 रिंग्स रहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए इनके, तो स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस, क्लास्ट्रीडियम, लिस्टीरियम। और इसमें एग्जाम्पल देखेंगे एस्चेरिचिया कोलाई करके है, साल्मोनेला टाइफी वगैरह जो है ये इसके अंदर आ जाते हैं। हाँ, ये आपको जरूरी है थोड़ा सा जानना। तो एग्जाम्पल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो इसमें से कोकी, बैसिलाई, अदर, ये इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से रहते हैं। तो एग्जाम्पल में देखेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, तो स्टेफलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ये स्किन इन्फेक्शन, फेरेंजाइटिस एंड टॉक्सिक शॉक इनसे होता है। फिर बेसिलाई में जो है वेसिलस एंथ्रेक्सिस एंड क्लास्ट्रीडियम टिटेनी एंड लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स। तो इसमें इनकी वजह से क्या होगा? या तो
एंथ्रेक्स रोग होगा, या टिटेनस हो जाता है जिसमें आदमी अकड़ जाता है, या मेनिंजाइटिस। तो ये इनकी वजह से होंगे। जब मेनिंजाइटिस होंगे तो ये ऊपर जो हमने देखा कोकी में स्ट्रेप्टोकोकस, पायोजेंस वगैरह, तो स्किन इन्फेक्शन। फेरेंजाइटिस, आपका लैरिंक्स जहां से आवाज आती है वो लैरिंक्स है, उसके ऊपर का जो एरिया है वो फेरिंग्स कहलाता है। उसमें जब इन्फ्लामेशन आती है इस इन्फेक्शन की वजह से, तो वो फेरेंजाइटिस कहलाता है, जिसमें आपका नोज के पीछे के हिस्से से कफ निकलता रहेगा कंटिन्यू, वो अक्सर देखने को मिलेगा, और गले में सूजन आ जाएगी। ठीक, फिर इसका अदर एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसकी वजह से टीबी का रोग होता है। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और इनका इलाज थोड़ा सा लंबा चलता है। टेटेनस का तो अभी भी सक्सेसफुल इलाज नहीं है, बस इसकी केयर की जाती है। इसलिए जब भी कोई चोट लगती है, क्योंकि ये अक्सर जंग लगे लोहे में ये देखने को मिलेगा बैक्टीरिया, या फिर मिट्टी में ये पाया जाता है, या जो भी मिट्टी वगैरह में अगर चोट लग जाती है आपको और वो टच हो जाती है आपके ब्लड के साथ, तो उसके फैलने का डर रहता है। इसलिए जो है उसके बाद इसका वैक्सीन लगता है या इसका इंजेक्शन लगता है टिटनेस का। तो कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो 6 महीने तक काम करते हैं, कुछ 3 साल वाले भी हैं। एक बार लगा लिया तो ये आपकी बॉडी में रिएक्ट नहीं कर पाएगा। अदरवाइज ये आपकी स्पाइन को, दांतों को पूरा हार्ड कर देता है और एकदम अकड़ जाता है। तो डॉक्टर को चम्मच से खोल के खिलाना पड़ता है पेशेंट को, और पेशेंट एकदम धनुष टंकार बोलते हैं उसको, यानी धनुष की तरह टेढ़ा हो जाता है टिटनेस में। इसलिए टिटनेस जब भी चोट लगे तो जरूर टिटनेस का टीका दिला दिया करें। तो ये एग्जाम्पल थे ग्राम पॉजिटिव, जिसमें आपका फेरेंजाइटिस, गले में इंफेक्शन, स्किन इन्फेक्शन या टॉक्सिक शॉक, फिर टिटनेस या मेनिंजाइटिस। जब मेनिंजाइटिस अक्सर बच्चों में ये देखने को मिलता है, तो इसमें ब्रेन में सूजन आ जाती है। और ट्यूबरक्लोसिस, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसमें हमने देखा कोकी और वैसिलाई और अदर में ट्यूबरक्लोसिस का। फिर एग्जाम्पल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो इसमें भी सेम कोकी, वैसिलाई एंड स्पाइरल। स्पाइरल जो कुछ दिखने में गोल रहेंगे, कुछ रॉड की तरह रहेंगे, इस तरीके से। तो इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी है। अब यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक तो नाइसीरिया मेनिंजाइटिडिस एंड नाइसीरिया गोनोरिया। तो इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इनके द्वारा भी जो है मेनिंजाइटिस और एक गोनोरिया, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, वो ये 2 कारण हो सकते हैं। इनकी ये 2 बीमारियां हो सकती हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, किससे? नाइसीरिया मेनिंजाइटिडिस एंड नाइसीरिया गोनोरिया। फिर वैसिलाई में देखा जाए तो ई कोलाई एंड साल्मोनेला टाइफी और स्यूडोमोनास एरोजिनोसा एंड क्लेविसिला न्यूमोनी, जिसकी वजह से यहाँ देखिए साल्मोनेला टाइफी या इकोलाई वगैरह से जो है आपको टाइफाइड होने का चांस बढ़ता है, और जो न्यूमोनिक जो है क्लेविसेला न्यूमोनी, जिससे कि न्यूमोनिया होता है। तो इससे न्यूमोनिया के केस में ये वाला जो है बैक्टीरिया काम करेगा। फिर स्पाइरल हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी कॉम्पिलोबैक्टर, ये अक्सर आप लोग ये जब आईबीएस का केस देखते होंगे तो उनमें जिन लोगों को गैस्ट्राइटिस वगैरह होता है तो उनमें डॉक्टर ये टेस्ट करते हैं एंडोस्कोपी। उस दौरान किसी किसी को एच पाइलोरी लिखा होता है, एच पाइलोरी पॉजिटिव। तो एच पाइलोरी पॉजिटिव का मतलब क्या है ये लिखना है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये बैक्टीरिया उनके अंदर मौजूद होता है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर या गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यानी कि पेट में जो आंतों में सूजन आ जाती है। ठीक है, तो अगर ये कई लोगों की ये स्टमक की लाइनिंग में मौजूद होता है बट एक्टिव नहीं होता है इम्यूनिटी अच्छी होने की वजह से, और किसी किसी में ये एक्टिव हो जाता है
और फिर जो है इसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर या गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये कहाँ से प्रवेश करेंगे? खाने के माध्यम से ही प्रवेश होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल और ग्राम नेगेटिव हमने दोनों देखे। थोड़ा सा टफ है, रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार और सुन लीजिएगा तो चीजें और क्लियरिफाई हो गई। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? कम से कम हमको इतनी जानकारी तो होनी चाहिए कि जो बीमारी हो रही है वो किस वजह से हो रही है और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ये अगर इन्फेक्शन है तो फिर इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट देंगे। अगर हमको ये नहीं मालूम है कि इन्फेक्शन ही नहीं है तो फिर कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे? तो अब गैस्ट्रिक अल्सर हुआ तो हम इसमें इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट तो देंगे नहीं, पर अगर वह इन्फेक्शन की वजह से आया है, हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी की वजह से, तो फिर वहां पर इन्फेक्शन ट्रीटमेंट काम करेगा। ओके, या इन्फ्लेमेशन है तो फिर इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन भी काम करेगा उसमें। तो इस तरीके से हमको बीमारियों का पता होना जरूरी है, क्योंकि आजकल देखने को मिल रहा है काफी ज्यादा ये इन्फेक्शियस डिजीज आ रही। ठीक, आगे बढ़े। समझ में आया तो यस लिखिए या सेम पेज लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी और है, ये हमने देख ली। क्लिनिकल रिलेवेंस देख लेते हैं। फीचर्स, इम्यून रिस्पॉन्स ग्राम पॉजिटिव में स्ट्रांगली ट्रिगर इन्नेट इम्यूनिटी। अब यहाँ ये शब्द आ गया ना इन्नेट, तो अभी हम आगे थोड़ा सा इम्यूनिटी के बारे में भी आपको क्लियर कर देंगे। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? जो हमारी बॉडी में प्राप्त होती है। तो ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांगली ट्रिगर इन्नेट इम्यूनिटी, उसको ट्रिगर करता है। और ग्राम नेगेटिव एलपीएस कैन ट्रिगर सेप्टिक शॉक, जिसकी वजह से बॉडी में सेप्टिक शॉक पैदा हो सकता है। ग्राम नेगेटिव, तो ग्राम नेगेटिव कौन से बैक्टीरिया? ये है जो हमने अभी देखे, नाइसीरिया मेनिनजाइटिस, नाइसीरिया गोनोरी, इकोलाई, साल्मोनेला टाइफी, है ना, फिर निमोनिका वायरस, फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी जो उसको बोलते हैं। फिर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, तो ग्राम पॉजिटिव मोर सेंसिटिव टू बीटा लैक्टेंस एंड ग्राम नेगेटिव क्या है? ये रेजिस्टेंट होते हैं ड्यू टू आउटर, इनकी आउटर मेम्ब्रेन मोटी होने की वजह से इन पर जल्दी से असर नहीं करती है एंटीबायोटिक। इसलिए कई बार एंटीबायोटिक का कोर्स एच पाइलोरी में 21-21 दिन का भी चल जाता है। वैक्सीन डेवलपमेंट, तो ऑफन बेस्ड ग्राम पॉजिटिव के लिए तो सरफेस प्रोटीन के हिसाब से है, और इसके लिए ग्राम नेगेटिव के लिए एलपीएस और कैप्सूल यूज्ड एज एंटीजन के तौर पे यूज किया। इन्नेट इम्यूनिटी जो है हमारी, जो अभी ऊपर हमने बात की थी ना, इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी, तो ये हमारे बाई बर्थ, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, इमीडिएट रिस्पॉन्स एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। बट इसमें नो मेमोरी ऑफ पास्ट इन्फेक्शन, इसमें पास्ट इन्फेक्शन की मेमोरी नहीं होती। तो ये हमारे बाई बर्थ होती है, इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसमें क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं? तो फिजिकल बैरियर्स में स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर ये मौजूद होती है, क्योंकि जब भी कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में जाएगा तो वो या तो स्किन से जाएगा या फिर माउथ या म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग से जाएगा। ठीक, केमिकल बैरियर्स क्या हैं इसके इम्यूनिटी को रोकने के लिए? तो सबसे पहले तो पेट का एसिड ही जो है खत्म कर देगा किसी वायरस बैक्टीरिया को। एंजाइम्स है सलाइवा में, जैसे सलाइवा में कई तरह के एंजाइम होते हैं जो कि उसको खत्म करते हैं। फिर तो फिजिकल बैरियर्स कैसे रोकेंगे? स्किन के द्वारा ये म्यूकस मेम्ब्रेन को। फिर केमिकल बैरियर्स में स्टमक का एसिड है और एंजाइम इन सलाइवा। फिर सेल्स में फैगोसाइटोसिस सिस्टम है और नेचुरल किलर सेल होती हैं, जो कि फैगोसाइटोसिस मैक्रोफेज के द्वारा और न्यूट्रोफिल के द्वारा किया। इसमें हमने आपको बताया था पहली क्लास में, लाइसोसोम फैगोसाइटोसिस के माध्यम से जो है
डेड डेब्रिज को खत्म करता है। उसी तरह से मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स भी जो है फैगोसाइटोसिस के द्वारा किसी बैक्टीरिया या वायरस को किलिंग करते हैं। और नेचुरल प्रोटीन तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर ये होता है, प्रोटीन्स के बारे में। तो इसका एक ट्रीटमेंट भी है इम्यूनिटी के हिसाब से, गुरुजी ने बनाया कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फॉर्मूला। उस सिस्टम को एक्टिव करने के लिए तो एक हो गई इन्नेट इम्यूनिटी जो कि बर्थ से होती है और जो इमीडिएट रिस्पॉन्स करेगी, और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसको बोला जाता है। बट नो मेमोरी ऑफ पास्ट इन्फेक्शन, अगर पुराना कोई इन्फेक्शन हुआ तो इसके पास कोई मेमोरी नहीं होगी। फिर होती है एडाप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोला जाता है। सो डेवलप ओवर टाइम, समय के साथ साथ डेवलप होती है, स्लोअर बट स्पेसिफिक, लंबे समय तक होती है, धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है और फ्यूचर के लिए आपकी टी मेमोरी सेल्स में उसका रिस्पॉन्स स्टोर हो जाता है। ये किसके द्वारा होता है, इसके टाइप देख लीजिए, हमने ऊपर इसके कंपोनेंट देखे थे टाइप ऑफ इम्यूनिटी के अंदर, इन्नेट इम्यूनिटी का देखा था, अभी हम एडाप्टिव इम्यूनिटी का देख रहे हैं जो कि समय के साथ एडॉप्ट होती है। तो इसमें ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर जो बी सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट हैं जो कि एंटीबॉडी बनाती हैं, उसके माध्यम से होती है। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो कि टी सेल के माध्यम से होती है, जो कि डायरेक्ट किलिंग करती है इंफेक्टेड सेल्स, तो टी लिम्फोसाइट। सेल इन्वॉल्वमेंट देखा जाए तो बी लिम्फोसाइट की बीटा सेल्स और टी लिम्फोसाइट की टी सेल्स। बी लिम्फोसाइट की बीटा सेल्स, बी सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज, और टी लिम्फोसाइट में अगर देखा जाए तो टी हेल्पर सेल एंड साइटोटॉक्सिक्स टी सेल्स। तो इनको टी हेल्पर सेल को CD4 बोला जाता है और CD8+ बोला जाता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। इस CD4 का भी आप इंटरनेट पे जाके पढ़िएगा, अक्सर ये एड्स जैसी बीमारियों में इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, गुरुजी ने बनाया इसको। तो ये हो गया, तो ये दो तो मेन टाइप की इम्यूनिटी हो गई, इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी। फिर अदर क्लासिफ और भी हैं, अदर क्लासिफिकेशन के तौर पर जैसे एक्टिव इम्यूनिटी है, तो ये हमारी बॉडी जो है खुद एंटीबॉडी बना लेती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, और एग्जाम्पल के तौर पे जो आपको वैक्सीनेशन दिया जाता है उसके थ्रू ये बॉडी में पैदा होती है। फिर पैसिव इम्यूनिटी, तो रेडीमेड एंटीबॉडीज आर गिवन, तो आपकी बॉडी में किसी इंजेक्शन के माध्यम से, किसी और तरीके के माध्यम से रेडीमेड एंटीबॉडी को इंजेक्ट किया जाता है। इनकी शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन होती है, एग्जाम्पल मैटरनल एंटीबॉडीज जो माँ से प्राप्त होती हैं आपको, या फिर एंटी वेनम, जैसे सांप के काटने में सांप के जहर को जहर से ही काटा जाता है वाली बात आपने सुनी होगी, तो ऐसे एंटी वेनम होता है जो कि आपके अंदर इंजेक्ट करके तुरंत आपको जहर से बचाता है। इम्यून सिस्टम ऑर्गन्स, तो प्राइमरी ऑर्गन्स के तौर पे इम्यून सिस्टम के जो ऑर्गन है वो है बोन मैरो एंड थाइमस, ये प्राइमरी ऑर्गन है। तो बोन मैरो में मैच्योर होती हैं बी लिम्फोसाइट और टी सेल्स, प्रोड्यूस ब्लड सेल्स बी एंड टी सेल्स। तो थाइमस में टी सेल का मैच्योरेशन। फिर सेकेंडरी ऑर्गन के तौर पे देखा जाए तो हमारे जो ऑर्गन है इम्यूनिटी के, प्राइमरी हो गया बोन मैरो थाइमस, सेकेंडरी हो गया आपके लिम्फ नोड, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, ये सब चीजें हैं। और पेयर पैचेस प्रोटेक्ट म्यूकोसल सरफेस। सो लिम्फ नोड जो है ये भी जो है इम्यूनिटी का काम करते हैं, तो ये क्या करते हैं, लिम्फ को फिल्टर करते हैं और इम्यून सेल एक्टिवेशन। स्प्लीन क्या करता है, फिल्टर ब्लड करता है एंड रिमूव पुरानी सेल्स को हटा देता है। और टॉन्सिल्स वगैरह, टॉन्सिल, पेयर पैचेस प्रोटेक्ट म्यूकोसल, जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको प्रोटेक्शन देते हैं, या किसी वायरस व्यक्ति से लड़ने में वहां पे मदद मिलती है। तो टॉन्सिल्स क्या है, जब आपके गले में पहले इन्फेक्शन होगा तो पहले टॉन्सिल्स ही लड़ेगा, और जब वो बहुत ज्यादा स्वेल हो जाएगा तो इसका मतलब होता है कि इन्फेक्शन काफी ज्यादा हो चुका है, तो टॉन्सिल में फिर इन्फ्लेमेशन आ गई। इम्यून रिस्पॉन्स प्रोसेस देख लीजिए, तो रिकॉग्निशन, पहले ये जांचना
तो हमारी इम्यून सेल्स एंटीजन को डिटेक्ट करेंगी। फिर होगा एक्टिवेशन, तो इन्नेट इम्यून सेल्स अलर्ट द सिस्टम, तो जो हमारा इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम है वो अलर्ट हो जाएगा। फिर पहला हो गया रिकग्निशन, फिर होगा एक्टिवेशन, फिर होगा रिस्पॉन्स। तो बी सेल्स एंड टी सेल्स एक्ट अगेंस्ट एंटीजन, तो बी सेल और टी सेल अपने जो एंटीजेंस आए बाहर से उनके प्रति लड़ेंगे। और फिर मेमोरी, तो सम बी सेल्स एंड टी सेल्स रिमेन फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्स, उस हिसाब से फिर जो है फ्यूचर रिस्पॉन्स के लिए उनको रख लिया गया जानकारी के तौर। डिसऑर्डर आपको मालूम ही होगी इम्यून सिस्टम से संबंधित, कुछ है इम्यूनोडेफिशिएंसी जिनमें इम्यूनिटी कम हो जाएगी, कुछ है ऑटो इम्यून डिजीज जिनमें इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और कुछ है हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये 3 तरह के इम्यूनिटी डिसऑर्डर आते हैं। तो इम्यूनोडेफिशिएंसी में देखा जाए तो ऐसे लोगों को इम्यून सिस्टम काफी वीक होता है, जैसे एग्जाम्पल पर HIV या एड्स की जो बीमारी है, या फिर कंजेनिटल इम्यून डेफिशिएंसी हो। फिर ऑटो इम्यून डिजीज में जो है ऑटो इम्यून डिजीज के कारण जो है इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। उनमें है ल्यूपस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज, ऐसी और भी कई तरह की बीमारियां जो आप लोग जानते हैं, MS वगैरह है, मोटर न्यूरॉन डिजीज हो। फिर हाइपर सेंसिटिविटी, तो ये भी एक तरह की बीमारी है जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, तो एलर्जी, अस्थमा, तो इनमें जो है आपके ईओसिनोफिल्स वगैरह ज्यादा बढ़ता है। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनिटी, तो वैक्सीन जो है इंट्रोड्यूस एंटीजन टू स्टिमुलेट इम्यून मेमोरी, आपकी बॉडी में एंटीजन को प्रवेश कराया जाता है जिससे बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए और उसके प्रति एंटीबॉडी बना ले, और फिर जो है आपकी मेमोरी में वो रख देगा वहां पे। 3 मेमोरी सेल्स टाइप इसमें इनएक्टिवेटेड भी होते हैं और लाइव एटेन्यूटेड भी होते हैं, mRNA वैक्सीन भी होती है, तो अलग अलग तरह की वैक्सीन है। इस तरह की बीमारियों के लिए दिया जाता है मोस्टली, तो मीजल्स है और टिटेनस, टिटनेस जो हो जाता है उसके लिए फ्लू शॉट दिए जाते हैं। कोविड-19 की वैक्सीन तो आप सभी ने लगवाए होंगे, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, ये सब वैक्सीन है। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, तो बैलेंस डाइट लें, फ्रूट, वेजिटेबल, प्रोटीन, खासकर जिंक, विटामिन C, D, E। इनका इफेक्ट क्या होगा इम्यूनिटी पर, तो न्यूट्रिएंट सपोर्ट फॉर इम्यून सेल्स, रेगुलर एक्सरसाइज करें, एडिक्वेट स्लीप लें, टाइम पे सो जाएं, और स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस ज्यादा रहे तो उससे भी इम्यूनिटी डाउन होगी आपकी। अवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहल, क्यों करना है, तो यहाँ पर दिया जैसे बैलेंस डाइट लेने से आपको न्यूट्रिशन मिल जाएगा सेल के लिए बराबर, एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा और इन्फ्लेमेशन बराबर, सोने से, ठीक ढंग से नींद लेने से जो है आपका इम्यून सिस्टम का रेगुलेशन अच्छा होता है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट करने से कॉर्टिजोल कम होता है और आपका डिफेंस सिस्टम बूस्ट होता है। और अगर अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, इनको अगर हम बंद करते हैं तो इससे आपकी बॉडी पे एक्स्ट्रा जो टॉक्सिन्स का बर्डन है वो कम हो जाएगा और इम्यून सिस्टम को थोड़ा ज्यादा समय मिलेगा लड़ने के लिए। प्रोबायोटिक लेना चाहिए, तो प्रोबायोटिक आपके गट इम्यून सिस्टम को अच्छा करते हैं, गुड बैक्टीरिया। ठीक, एक बार पैथोलॉजी देख लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी इन डिटेल में, तो जो भी है आपके बॉडी में पायरोजेंस एंटर करेंगे। अभी यहाँ पर ना ये आपका खत्म हो गया है इम्यूनिटी वाला चैप्टर, थोड़ी सी जो डिटेल थी वो खत्म है अभी, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। हम पढ़ रहे थे फीवर के बारे में, ठीक, फीवर के बाद हमने पढ़ा एक्सोजीनस पायरोजेंस, फिर एंडोजीनस पायरोजेंस, उसके बाद हमने देखे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उस दौरान जो शब्द आया था इन्नेट इम्यूनिटी का, हमने फिर जो है इम्यूनिटी को थोड़ा सा समझा, उसमें इन्नेट इम्यूनिटी,
और एडेप्टिव इम्यूनिटी, इसके बारे में देखा। फिर हमने देखे इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स, जो प्राइमरी ऑर्गन्स हैं, सेकेंडरी ऑर्गन्स। फिर हमने इम्यून रिस्पॉन्स की प्रोसेस देखी, किस तरीके से रिस्पॉन्स होता है, और उसकी फिर बीमारियां देखी। वैक्सीनेशन के बारे में देखा, इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करते हैं उसके बारे में देखा। तो यहाँ पर ये चीज होती है। अब हम वापस आते हैं फीवर, जो कि हम पायरेक्सिया के बारे में देख रहे। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले कोई भी पायरोजेंस आपकी बॉडी में एंटर करेगा, उदाहरण के तौर पे इन्फेक्शन, ठीक। ट्रिगर इम्यून सेल्स टू रिलीज इंटरल्यूकिन। तो जो इम्यून सेल्स होती हैं, इम्यून सेल्स बहुत सारी हैं, आपको मालूम ही होगा। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, डब्ल्यूबीसी वगैरह, जो ये सारी चीजें। तो पायरोजेंस एंटर होंगे ड्यू टू इन्फेक्शन, उदाहरण के तौर पर। फिर ट्रिगर करेगा इम्यून सिस्टम को, क्या करने के लिए, रिलीज इंटरल्यूकिन। तो इंटरल्यूकिन रिलीज होगा। फिर ये इंटरल्यूकिन नंबर 1 या 2 या टीएनएफ अल्फा, ये फिर घूमते हुए, ट्रेवल करते हुए कहाँ पहुंचेंगे, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन E2, और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 रीसेट कर देगा बॉडी के थर्मोस्टेट को हायर टेम्परेचर पे, ठीक। एंड द बॉडी कंजर्व एंड जनरेट हीट। फिर बॉडी जो है अपनी हीट को कंजर्व करने के लिए या बढ़ाने के लिए क्या करेगी, शिवरिंग करेगी, वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगी, और मेटाबॉलिज्म को हाई कर देगी, ठीक। ये कंडीशन होती है, ये आपकी पैथोफिजियोलॉजी है। देखो इस तरीके से आपकी बॉडी में फीवर। अब फीवर वर्सेस हाइपरथर्मिया। तो हाइपरथर्मिया का एक उदाहरण है लू लगना, ठीक। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। फीवर, फीवर होता है हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट रेज होने से, बढ़ जाने से। और हाइपो, यहाँ पर ये हाइपर, तो हाइपरथर्मिया जिसमें टेम्परेचर बॉडी का बहुत अधिक बढ़ जाता है, अक्सर इसमें हीट स्ट्रोक वगैरह जो लू लगती है उसकी वजह से होता है। तो फीवर तो रेगुलेट होता है किससे, आपका हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल हुआ है। लेकिन हाइपरथर्मिया जो है वो इससे रेगुलेट नहीं होती, ठीक। ये बॉडी की हीट बढ़ जाने से, पर ये डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। दवाइयों के तौर पे अगर देखा जाए तो ड्रग रिस्पॉन्स में अगर बुखार के लिए आप दवाई देंगे तो बुखार उतर जाता है, रिस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक। लेकिन अगर हाइपरथर्मिया हुआ है तो फिर जो है बुखार उसमें नहीं उतरता, डज नॉट रिस्पॉन्ड वेल, यानी ठीक ढंग से वो काम नहीं करती है। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, तो इसमें इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस कॉज, तो इन्फेक्शन एंड ऑटोइम्यून डिजीज। और इसमें हाइपरथर्मिया में देखें तो हीट स्ट्रोक और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, फ्लू वगैरह लगता है। फीवर ड्यूरेशन टाइप, ये देख लीजिए। तो एक्यूट, जो बुखार 7 दिन के अंदर है, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, वो एक्यूट फीवर कहलाएगा। और अक्सर यह जो है वायरल इंफेक्शन की वजह से होता है। सब एक्यूट फीवर ये 7 से 14 दिन हो सकता है, जो कि टाइफाइड या मलेरिया में एक केस में ऐसा देखने को मिलता है। फिर क्रॉनिक फीवर होता है, अगर बुखार आपका 7 दिन से ज्यादा हो गया तो आपको फिर टाइफाइड या मलेरिया का टेस्ट कराना चाहिए।
अगर बुखार 14 दिन से ज्यादा हो गया है तो वो क्रॉनिक कैटेगरी में जाएगा, और वहां पर फिर आपको ये चेक कर लेना है कि कहीं इसको टीबी तो नहीं, कैंसर के टेस्ट करके देखने पड़ेंगे, या फिर कोई ऑटोइम्यून डिजीज तो नहीं है, क्योंकि बिना जब तक कॉज पता नहीं चलेगा बुखार नहीं होता। फिर कुछ फीवर ऐसे भी होते हैं जो अननोन कॉज की वजह से होते हैं, जिसका कोई कॉज नहीं मालूम है, तो उसके लिए फिर बहुत ज्यादा ब्लड कल्चर वगैरह या और भी कई चीजें करनी पड़ती है जिससे उनका कॉज पता चले। तो ऐसा अननोन कॉज भी होता है जो कि 3 वीक से ज्यादा जब रहे तो 3 वीक्स विद अननोन कॉज वो रिक्वायर एक्सटेंसिव एवेल्यूशन। टेस्ट वही जो हमने बात की थी, सीबीसी टेस्ट में डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा या कम होंगी। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए सीआरपी या जैसा, एंड लीवर एंड किडनी फंक्शन टेस्ट भी देखना पड़ेगा, और यूरिन यूटीआई वगैरह है तो, या यूरिन में कुछ बैक्टीरिया है तो फिर उसका यूरिन एनालिसिस करना पड़ेगा। स्पेसिफिक टेस्ट देख लीजिए, तो अगर बुखार भी है और शरीर में कुछ चकत्ते आ रहे हैं, रैश हो रहा है, तो हो सकता है पेशेंट डेंगू या मीजल्स या रुबेला की वजह से हो, तो इनके टेस्ट करना पड़ेगा, मीजल्स का या डेंगू का या रुबेला। जॉइंट पेन के साथ अगर फीवर है तो आरए फैक्टर हो सकता है, यूरिक एसिड बढ़ा हो सकता है, या एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, ये टेस्ट कराने हम, आरए फैक्टर का टेस्ट, एएनए या यूरिक एसिड। पेट में दर्द है उसके साथ अगर बुखार आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको एक बार विडाल टेस्ट कराएंगे या अल्ट्रासाउंड निकालेंगे पेट का, जिसमें लीवर का भी, लीवर वगैरह ऑर्गन्स देख सकते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो टाइफाइड का केस हो सकता है पेट के दर्द में, और साथ में फिर आप अगर किसी की ट्रेवल हिस्ट्री रही है तो ऐसे केस में आपको मलेरिया, लेप्टोस्पाइरा एंड ब्रूशेला, ये 3 तरह के आप कर सकते हैं। मन में एक डाउट पैदा हो सकता है कि हाँ भाई आप घूम के आए, कहीं जंगल गए थे तो हो सकता है वहां से आपको मलेरिया मच्छर ने काटा हो तो उसकी वजह से हो गया हो, या फिर लेप्टोस्पाइरा किसी कंटेजियस वाटर अंदर चला गया जिसकी वजह से ये वायरस चला जाता है, जिसका लीवर वीक हो जाता है, और ब्रुसेला ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है इस तरीके से। फिर इम्यूनोलॉजिकल इंसाइट, तो फीवर एनहांस द बॉडी इम्यून डिफेंस बाय, इसके द्वारा इंक्रीजिंग टी सेल्स प्रोलिफिकेशन, एनहांसिंग फेगोसाइटोसिस, slowing down pathogen replication and promoting release of acute phase proteins from the liver. एंटीपायरेटिक मैकेनिज्म, ये थोड़ा सा जान लीजिए होता क्या है। तो जब आप पैरासीटामोल खाते हैं तो क्या होता है, तो पैरासीटामोल खाते हैं तो ये जो है आपके कॉक्स एक तरह का एंजाइम होता है जिसको साइक्लो ऑक्सीजनेस करके एंजाइम होता है, ये उसको इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, जिससे कि रिड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है उसको रिड्यूस कर देगा, और जैसे ये रिड्यूस करेगा तो रीसेट हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट, तो आपका हाइपोथैलेमस को लगेगा कि हाँ भाई अब PGE2 का लेवल रिड्यूस कर दिया है, तो भाई इसका मतलब बुखार इन्फेक्शन कम हो गया होगा, इसलिए बुखार को कम कर दिया जाएगा। तो आपका जब आप पैरासीटामोल लेते हैं तो बुखार उतर जाता है। क्यों उतर जाता है, वो इसकी वजह से, क्योंकि ये जो एंजाइम है ना, कॉक्स एंजाइम, इनहिबिट कॉक्स साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट करने से PGE2 जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और वो जैसे रिड्यूस होगा तो हाइपोथैलेमस का जो सेट पॉइंट 100 पे था वो 98 पे या 97 पे आ जाएगा। ठीक, ये प्रक्रिया होती है पैरासीटामोल लेने से। यानी कि आपकी बॉडी में भले ही इन्फेक्शन है लेकिन आपने पैरासीटामोल ले ली तो वो हाइपोथैलेमस को ऐसा एहसास दिलाएगा कि सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, तो हाइपोथैलेमस का जो पॉइंट रीसेट है वो फिर नॉर्मल पे आ जाएगा, उसको लगेगा कि हाँ भाई सब ठीक है। लेकिन जैसे ही पैरासीटामोल का असर खत्म होगा फिर उसको ब्लड के थ्रू पता चलेगा, ट्रिगर करेगा इंटरल्यूकिन नंबर 1, 2 और ये इंटरल्यूकिन नंबर 6, TNF अल्फा वगैरह। तो ये जैसे फिर से उसको ब्लड में पता चलेगा, PGE2 रिलीज होगा और जो है फिर से जो है 100 पे सेट कर दिया जाएगा या
जो है 102 या 103 पर जाके सेट हो जाएगी। तो पैरासीटामोल इन्फेक्शन को खत्म नहीं कर रही, वो सिर्फ ये कॉक्स एंजाइम को जो है साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम को इनिबिट करने से वो PGE2 प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को रिड्यूस कर दिया जाता है, जिससे हाइपोथैलेमस को ये एहसास होता है कि हाँ भाई जो है अभी इन्फेक्शन नहीं है बॉडी में, या इस वजह से फिर वो बुखार होता है। तो ये एंटीपायरेटिक मैकेनिज्म, तो जो बुखार उतारने की जो दवाइयां होती हैं उनको एंटीपायरेटिक ड्रग्स बोला जाता है। ठीक है, जब बॉडी में इन्फ्लामेशन भी है और बुखार भी है तो उस समय नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स दिए जाते हैं, उसमें आइब्रूफेन है, आइब्रूफेन वगैरह दिया जाता है। ये इनहिबिट करेगा COX-1 और 2, जिससे रिड्यूस फीवर रिड्यूस होगा, और फीवर रिड्यूस होगा तो इन्फ्लेमेशन भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जब बुखार पैरासीटामोल से नहीं उतर रहा है तो फिर स्टेरॉइड दिए जाते हैं, और स्टेरॉइड भी यही काम करेंगे, COX-1 और 2 को जो है ब्लॉक कर देंगे, रिड्यूस इनहिबिट कर देंगे, जिससे बुखार उतरेगा, बुखार उतरेगा तो इन्फ्लेमेशन। लेकिन अगर इन्फेक्शन है वहां पे, तो जब तक वो इन्फेक्शन नहीं निकलेगा तब तक ये रिपीट होता है, फिर वो केस लंबा चलता है। स्टेरॉइड में प्रेडिनिसोन वगैरह भी दिया जाता है, जो कि सप्रेस करता है साइटोकाइन प्रोडक्शन को, यूज्ड इन ऑटो इम्यून फीवर। तो जिन लोगों को RA के केस रहते हैं या फिर जॉइंट पेन के जो केस हैं, गठिया वगैरह के, तो उनमें स्टेरॉइड दिए जाते हैं शरीर को बेवकूफ बनाने के लिए कि भाई, तो ऑटो इम्यून डिजीज के कारण इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा रहता है, बॉडी में साइटोकाइन्स रिलीज ज्यादा होते हैं, ESR CRP ज्यादा रहता है, उसके कारण जो है इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तो स्टेरॉइड क्या करेंगे, साइटोकाइन के प्रोडक्शन को सप्रेस कर देंगे। तो जब तक उसका असर रहेगा तब तक वो सप्रेस रहेगा, बाद में फिर वापस फिर दुगनी उससे जो है आपका फीवर भी आएगा, दर्द भी बनेगा। तो यहाँ पर जब होगा तो फिर आपको ऑटो इम्यूनिटी को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तो फीवर उतरेगा। ये चीज बहुत जरूरी चीज है। रेड फ्लैग, क्लिनिकल रेड फ्लैग, यानी इसको ध्यान रखना है कि कब हमको जो है मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है। अगर गर्दन अकड़ रही है और सर में दर्द हो रहा है तो हो सकता है मेनिंजाइटिस का केस हो, दिमाग में सूजन बढ़ चुकी है, उसके साथ कंफ्यूजन हो रहा है, अल्टर्ड सेंसोरियम, तो एंसेफेलाइटिस का केस हो सकता है, ब्रेन में सूजन, या फिर सेप्सिस हो गया है। सेप्सिस मतलब इम्यूनिटी एकदम डाउन हो जाती है बॉडी में, सेप्सिस बन जाता है। नॉन बैलेंसिंग रैश, तो ये मेनिंजियोकॉक्सीमिया के केस में देखने को मिलेगा। परसिस्टेंट हाई फीवर, लंबे समय तक हाई फीवर बना हुआ है तो टाइफाइड हो सकता है, TB हो सकता है, या कैंसर हो सकता है। लो प्लेटलेट हो रहे हैं, फीवर हो रहे हैं, तो डेंगू या सेप्सिस। पीलिया भी है और फीवर भी है, जॉन्डिस भी है, फीवर भी है, तो हो सकता है वायरल हेपेटाइटिस हो या मलेरिया। फेब्राइल सीजर, तो ये फेब्राइल सीजर अक्सर होते हैं 6 महीने से लेकर 5 साल की उम्र के बच्चों में, ये देखने को मिलते हैं, और ये ट्रिगर करते हैं सडन टेम्परेचर राइज होने से, यूजुअली बिनाइन बट नीड एवेल्यूशन टू रूल आउट मेनिंजाइटिस। तो अगर बुखार की वजह से मेनिंजाइटिस हो गया या मेनिंजाइटिस की वजह से बुखार आया तो उसमें आपको ये सीजर्स अक्सर देखने को मिलेंगे। चलिए, सो आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंगे इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू के बारे में हम पढ़ेंगे, और अब यहाँ से डिजीज शुरू होंगी आपकी इन्फेक्शियस डिजीज। फिर उनके साथ साथ हम ट्रीटमेंट के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि न्यूरोथेरेपी में हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इसके साथ क्या क्या डाइट भी पेशेंट को हमें बतानी है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे पूरी होती है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।